हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 को। इस एक्सरसाइज को करने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो आपको जरूर देखनी है इस चैप्टर की। उसके अंदर मैंने यूक्लिड की डेफिनेशंस, पोस्टुलेट और ऑक्सियम्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गए ना तो सारे क्वेश्चन इजिली समझ में आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या है बच्चों? Which of the following statements are true and which are false? Give reason for your answer. आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जिनको आपको चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, और साथ में आपको रीजन बताना है कि किसी स्टेटमेंट को आप ट्रू या फॉल्स कह रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं। क्लियर क्वेश्चन? पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, कि एक सिंगल पॉइंट से एक अकेली लाइन ही पास हो सकती है। क्या ये बात सच है या नहीं है? चेक करते हैं। हमने क्या किया भाई, एक सिंगल पॉइंट ड्रॉ कर लिया इस प्रकार से। मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो इस पॉइंट से पास हो रही है, ये हो गई। एक और लाइन ड्रॉ की जो इस पॉइंट से पास हो रही है, ये हो गई। एक और लाइन ड्रॉ की मैंने इस पॉइंट से पास होती हुई, ये हो गई। तो भाई 3 लाइन तो मैं ड्रॉ कर चुका, बट वो कह रहा है कि एक सिंगल लाइन ही पास होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई बच्चों? फॉल्स हो गई। और रीजन क्या लिख देंगे यहां पे कि एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइन पास हो सकती हैं। क्लियर बात? क्योंकि यहां पे देख लेना, पास करके कितनी भी लाइन पास कर लो इस पॉइंट से, हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या कहा है उसने? अगर आप कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट, ये ले लिया, तो ये कह रहा है कि एक टाइम पे इन दोनों से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखते हैं भाई। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पे एक लाइन ड्रॉ की जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, ये हो गई। क्या आपके माइंड में आ रहा है कि हम कोई और लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो इन दोनों पॉइंट से पास हो जाएगी? यही लाइन आएगी माइंड में, एक अकेली लाइन होगी। तो इनफाइनाइट मैनी लाइन्स नहीं हुई। तो यहां पे स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? सेकंड वाली फॉल्स हो गई। क्लियर? रीजन क्या लिख देंगे? ओनली ए सिंगल लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। आगे चलो भाई। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। ऑक्सियम्स के अंदर पढ़ा था डेफिनेशंस में और पोस्टुलेट्स में कि अगर हमारे पास क्या है, एक टर्मिनेटेड लाइन है। टर्मिनेटेड लाइन कौन सी होती है? इस प्रकार से, जिसके एंड पॉइंट पे क्या होगा, हमारे इस प्रकार से पॉइंट बने होंगे। तो इसको हम लेफ्ट और राइट साइड इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। इस लाइन को हम लेफ्ट साइड ऐसे बढ़ा देंगे और राइट साइड ऐसे बढ़ा देंगे, तो यहां पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी? ट्रू हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, रीजन लिख देंगे कि वी कैन प्रोड्यूस ए टर्मिनेटेड लाइन इनडेफिनेटली। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दे रखा है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। अगर आपके पास दो इक्वल सर्कल है, एक सर्कल मान लो ये हो गया और एक सर्कल मान लो ये हो गया, और दोनों क्या है? इक्वल सर्कल है। अब इक्वल सर्कल का मतलब क्या है बच्चों? जो इसका रेडियस होगा वही सेम रेडियस इसका होना चाहिए, तभी ये क्या होंगे? इक्वल सर्कल होंगे। इसका रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसका भी रेडियस क्या होगा? 1 सेंटीमीटर होगा, तभी ये दोनों क्या कहलाएंगे? इक्वल रेडियस के सर्कल कहलाएंगे। क्लियर बात? समझ में आ गई? इक्वल लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। एरिया जो होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, वो क्या होगा हमारा? एरिया ऑफ सेकंड सर्कल के इक्वल होगा, तभी तो इक्वल कहलाएंगे। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। सेकेंड वाले का भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या दे रखी है? ट्रू दे रखी है। क्लियर? आगे चलते हैं। इन द गिवन फिगर इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, अगर ये लाइन इस लाइन के इक्वल है एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, और ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई, तो ये लाइन और ये लाइन भी इक्वल होंगी। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। ऑक्सियम्स के अंदर पढ़ा है हमने। अगर मान लो ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू सी है, तो हम कहते हैं ना भाई ए इक्वल टू सी भी होगा। तो ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है, तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो फ्रॉम ऑक्सियम्स ये कंडीशन दिखा के आप इसको क्या लिख सकते हैं?
ट्रू लिख सकते हैं। क्लियर? ज्यादा पेपर में एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, बस आपके पास एक नंबर में ट्रू या फॉल्स आ जाएगा। वो आपको एक्जियम्स, पोस्टुलेट और डेफिनेशन क्लियर होंगे तो कैसी भी स्टेटमेंट दे रखी हो आप आसानी से बता देंगे। चलें आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। ध्यान से देखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझ लो। गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट आर नीडेड टू डिफाइन फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? क्या कहा है भाई, यहां पे हमें कुछ टर्म्स को डिफाइन करना है। क्या है? जैसे पैरेलल लाइन हो गई, परपेंडिकुलर लाइन हो गई, स्क्वायर हो गया। कोई भी शेप को हम अगर डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो हमें किस किस चीज की जरूरत होती है बच्चों? हमें 3 चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहली क्या होगी? प्लेन। दूसरी क्या होगी? पॉइंट। और थर्ड क्या होगी? लाइन। क्योंकि कोई भी हमारा शेप होगा, कोई भी फिगर होगा, वो किसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है? प्लेन के ऊपर। तो सबसे पहले हमें प्लेन को डिफाइन करना पड़ेगा। देखो क्या है प्लेन? ए फ्लैट सरफेस इन विच ज्योमेट्रिकल फिगर कैन बी ड्रॉन आर नोन एज प्लेन्स। अब ये हमारा बोर्ड है, ये हमारा एक तरीके से प्लेन कहलाएगा, क्योंकि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर को हम इसी के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज होनी चाहिए थी, वो यहां पे नहीं दे रखी, तो वो मिसिंग टर्म है, उसको हमने डिफाइन कर लिया। आगे आ जाओ। पॉइंट क्या होता है भाई? द पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पढ़ रखा है डेफिनेशन में। पॉइंट वो होता है जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता। या फिर और दूसरी डेफिनेशन क्या है? डायमेंशनलेस डॉट विच इज ड्रॉन ऑन ए प्लेन सरफेस इज नोन एज पॉइंट। ये रहा। डायमेंशनलेस क्यों कहते हैं भाई? ना तो हम इसकी मोटाई मानते हैं, थिकनेस मानते हैं, ना लेंथ मानते हैं, ना ब्रेड्थ मानते हैं। तो ये एक डायमेंशनलेस चीज होती है। क्लियर? जिसका कोई भी सब पार्ट नहीं होता है। ये भी हमने डिफाइन कर दिया। लास्ट आ गई भाई लाइन। लाइन क्या होती है? अब ऐसे ही हम क्या कर ले, ऐसे ही हम पॉइंट बनाते चले जाएं, ऐसे ऐसे ऐसे, और इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दे तो हमारे पास क्या आ जाती है? एक लाइन आ जाती है। उस लाइन की डेफिनेशन देख लो क्या होगी। ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट दैट हैज ओनली लेंथ एंड नो ब्रेथ इज नोन एज लाइन। कलेक्शन ऑफ पॉइंट से हमारी एक लाइन बनती है जिसकी लेंथ तो होती है बट ब्रेथ नहीं होती है, मतलब मोटाई नहीं काउंट करते हैं। ये भी डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था ऑक्जियम्स में। क्लियर? तो ये तीनों चीजें हमें सबसे पहले डिफाइन करनी पड़ेंगी, तभी हम आगे की टर्म्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो। सबसे पहले पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? कौन सी लाइन पैरेलल कहलाती हैं? देखो ध्यान से। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल लाइन वो लाइन होती हैं जो आपस में कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, एंड आर ऑलवेज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, और दोनों हमेशा बराबर दूरी पे चलती हैं। देखो भाई, ये हमने क्या कर लिया? एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक लाइन ये ड्रॉ कर ली। दोनों की दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, और जो डिस्टेंस यहां पे होगा ना इनके बीच में, मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो कहीं पे भी मेजर करोगे ना हमेशा डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो उन लाइंस को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर? और देख लो एक डेफिनेशन। 2 स्ट्रेट लाइंस विच हैव नो पॉइंट इन कॉमन इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। ये भी लिख सकते हो। वो लाइन जिनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो उसको हम पैरेलल लाइन कहते हैं। समझ में आगे? डेफिनेशन लिख लोगे? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई हमारे पास? परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है? परपेंडिकुलर लाइंस आर दोज लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर इन ए प्लेन एट राइट एंगल। वो लाइन जो आपस में एक दूसरे को कट करती हैं राइट एंगल पे, मतलब 90 डिग्री पे। देखो ध्यान से, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर ली, एक लाइन ये ड्रॉ कर ली। दोनों लाइन कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों? यहां पे। और यहां पे एंगल जो बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। तो इन दो लाइंस को ही हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। डेफिनेशन से क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट क्या है भाई? लाइन सेगमेंट। क्या है? व्हेन ए लाइन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एनी फर्दर बिकॉज ऑफ इट्स 2 एंड पॉइंट देन द लाइन इज नोन एज लाइन सेगमेंट। अब देखो भाई, हमने क्या कर लिया? इस प्रकार से एक लाइन बना दी और इसके लास्ट में बना दिए 2 एंड पॉइंट। तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा? हमारा लाइन सेगमेंट कहलाएगा। क्लियर बात? ध्यान से देखो क्या कहा है? व्हेन ए लाइन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? इसको हम आगे नहीं एक्सटेंड करने वाले हैं, तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? हमारा लाइन सेगमेंट कहलाएगा। और अच्छे से समझो, मान लो आपने ये एक इस प्रकार से लाइन बना ली भाई,
ठीक है, आपने कह दिया कि सर ये तो बड़ी लाइन है, मुझे एक छोटा सा पोर्शन चाहिए इसके अंदर, तो छोटा सा पोर्शन कैसे डिफाइन करेंगे? एक पॉइंट मान लो मैंने यहां पे बना दिया और एक पॉइंट यहां पे बना दिया, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये क्या कहलाएगा? इस पूरी लाइन का सेगमेंट कहलाएगा, इसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्लियर बात? जो कि दो एंड पॉइंट से रोक दी जाती है। समझ में आ गया ना? आगे चलें, चलो भाई। नेक्स्ट क्या है? रेडियस ऑफ ए सर्कल। क्या होता है भाई रेडियस ऑफ ए सर्कल? ध्यान से देखो, ये हमारा सर्कल है, इसका एक सेंटर होगा कोई ना कोई, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की एक स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। जो इसकी आउटर लाइन है रेड कलर से शो हो रही है, ये क्या है बच्चों? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और ये जो बीच वाला पॉइंट है ना यहां पे, ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल और सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है? रेडियस होती है। डेफिनेशन देख लो, ए रेडियस ऑफ ए सर्कल इज द लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ द सर्कल तक की एक लाइन क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ द सर्कल कहलाएगी, जिसको हम आर से लिखते हैं। समझ में आ गई ये भी? आगे आ जाओ। स्क्वायर क्या होता है भाई? इस टाइप की शेप होती है, पड़ी है ना। स्क्वायर के अंदर क्या होती है? चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं, और चारों के जो कॉर्नर पे बने हुए एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं बच्चों? 90 डिग्री के। बस उसी को डिफाइन कर दिया। देखो, इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, एंड ईच ऑफ द इंटरनल एंगल इज राइट एंगल, और उसके अंदर बने हुए चारों कोण क्या होते हैं? राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, राइट एंगल की जगह आप 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री की जगह राइट एंगल भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? आगे चलें, चलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। हमें यहां पे दो सिद्ध की हुई टर्म दे रखी हैं, दो पोस्टुलेट्स दे रखे हैं। क्या है? ध्यान से पढ़ो। सबसे पहली क्या है? गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। आपको कोई भी दो अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी। ये पॉइंट मान लिया क्या है भाई? ए है, और ये पॉइंट मान लिया क्या है? बी है। आगे क्या कहा है? देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पे क्या कहा है? एक तीसरा पॉइंट है सी, जो ए और बी के कहीं बीच में लाई करता है। हमें नहीं पता कहां पे लाई करता है, बस उसने कह दिया कि एक सी पॉइंट है जो ए और बी के बीच में लाई करता है। हमने बना दिया ये। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट समझ में आ गई, फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड वाले में क्या कहा है? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। 3 पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि जो कि सेम लाइन में ना हो। तो भाई सेकंड वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? एक पॉइंट ये बना दिया, एक पॉइंट ये बना दिया, एक पॉइंट ये बना दिया। क्या ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है? नहीं है। ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया। हो गई बात? दोनों चीजें समझ में आ गई। अब इसके आधार पे क्या पूछा है? डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या इन पोस्टुलेट्स के अंदर कोई अनडिफाइंड टर्म है? आपको लगता है कि कुछ उसने अधूरा छोड़ दिया है? आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। क्या इन पोस्टुलेट्स को डिफाइन करने में कुछ आपने अजम्पशन करनी पड़ी? अजम्पशन करनी पड़ी होगी तो कंसिस्टेंट नहीं होंगे। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करनी पड़ी तो हमारे क्या हैं? क्या हैं? कंसिस्टेंट हैं। अगर हमने अजम्पशन करनी पड़ी है तो इनकंसिस्टेंट है। आगे देखो, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स। क्या ये दोनों के दोनों यूक्लिड पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं? ये चीजें हमें एक्सप्लेन करनी है। अब घबराओ मत, ध्यान से सुनो। ये दोनों टर्म समझ में आ गई थी। पहला पोस्टुलेट्स ये लिख दिया, दूसरा ये लिख दिया। अब उसने क्या कहा है कि क्या कोई यहां पे अनडिफाइंड टर्म नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है ना। तो भाई इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रखा कि ये पॉइंट कहां एग्जिस्ट करेंगे, कहां लाई करेंगे। कहा है उसने कि सी पॉइंट इस लाइन पे एग्जिस्ट करेगा या इनके बाहर करेगा, उसने बीच में कह दिया ना। हमें यह पता कि सी मिड में होगा या लेफ्ट राइट कहीं पे होगा। मिड का मतलब कोई लाइन तो डिफाइन नहीं कर रखी ना, पॉइंट को डिफाइन कर रखा। तो यही लिखा है, क्या लिखना है? यस दीज पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स। और वो अनडिफाइंड टर्म क्या है? ना तो पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ना लाइन को एक्सप्लेन किया है। क्लियर? आगे आ जाओ। आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। तो यहां पे लिखेंगे भाई यस दे आर कंसिस्टेंट। क्यों है कंसिस्टेंट वो ध्यान से समझो। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है पोस्टुलेट्स का होना?
कि हमें किसी पोस्टुलेट को डिफाइन करने में अगर हमें कॉन्ट्राडिक्शन करनी पड़ी, कुछ चीजें मान के चलनी पड़ी हैं, तो हम उसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। अगर हमें कुछ नहीं मानना पड़ा है तो क्या कहलाएंगे, वो कंसिस्टेंट कहलाएंगे। अब बच्चों ध्यान से देखो, जो उसने दोनों पोस्टुलेट्स में डिफाइन किया था वो हमने यहां पे बना लिया या नहीं बना लिया? कुछ अपने पास से लेटेस्ट कंसीडर तो नहीं किया ना, तो भाई ये क्या कहलाएंगे, हमारे कंसिस्टेंट कहलाएंगे। क्लियर? आगे आ जाओ। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स। अब इंट्रोडक्शन के अंदर आपने पोस्टुलेट्स पढ़े थे यूक्लिड के, क्या ये दोनों कंडीशन कहीं पे आपको पोस्टुलेट्स में नजर आई थी? नहीं आई ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नो दे डू नॉट फॉलो एनी पोस्टुलेट। तो ये दोनों पोस्टुलेट्स कोई भी यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते हैं, अपने किसी के सिद्धांत होंगे, बट यूक्लिड ने जो बता रखा है ना उनसे ये मैच नहीं कर रहे हैं। क्लियर बात? क्वेश्चन क्लियर? बस ये 3 पॉइंट के आंसर देने थे, ऐसे लिख देने हैं। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्या कह रखा है, इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। आपके पास 2 पॉइंट है बच्चों, एक पॉइंट ये हो गया ए और एक पॉइंट ये हो गया हमारा बी पॉइंट। इनके बीच में कोई एक सी पॉइंट लाई करता है इस प्रकार से, सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, कि ए सी जो है बी सी के इक्वल है। देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो हमें इस कंडीशन को प्रूव करना है। एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले बच्चों कोई भी एक थ्योरम दे रखी है तो उसमें गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, हमें ए सी इक्वल टू बी सी दे रखा है, ए सी इक्वल टू बी सी। क्लियर बात? हमें प्रूव क्या करना है, तो वो लिखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव करना है कि ए सी जो है वो हमारा हाफ ऑफ ए बी है। अब इसके प्रूफ पे चल पड़ो भाई, ध्यान से देखना। प्रूफ के अंदर क्या करेंगे भाई, जो भी चीज गिवन होती है ना, आगे क्लास 9th में भी जाएंगे, 8th में भी थ्योरम है, उसमें 10th में जाएंगे, जितनी भी थ्योरम आएंगी ना, कभी भी रट्टा नहीं मारना है। बहुत सारे टीचर कहते हैं थ्योरम को रट लो, बट मैं रटना नहीं सिखाऊंगा, बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा। थ्योरम तो हलवा लगेंगी बिल्कुल। जो भी चीज गिवन दे रखी है ना बच्चों, बस उसको पकड़ना सीख लो। हमें गिवन क्या दे रखा है, ए सी इक्वल टू बी सी, तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने, ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी, और साथ में लिख दिया कि ये चीज हमें गिवन है। ले लिया, बस इसी चीज से प्रूव होगा। हर एक क्वेश्चन में, कोई भी थ्योरम का क्वेश्चन हो, जो भी चीज गिवन होती है ना उसी से प्रूव होती है चीजें। अब यहां पे देखो बच्चों, ये चीज इसके इक्वल दे रखी है, तो क्या मैं इसके अंदर इक्वल चीज को ऐड कर सकता हूं? ऑक्सियम्स के अंदर पढ़ा है ना, इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल, पढ़ा है ना। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, या तो AC को या फिर BC को, कोई भी एक पोर्शन को आप लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ ऐड कर दो। तो यहां पे मैंने क्या किया भाई, AC में AC ऐड कर लिया, इधर भी मैंने क्या किया, BC के अंदर AC ऐड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ सेम टर्म को ऐड किया है। तो यहां पे रीजन भी लिख देना, इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल, एडिड टू इक्वल। ये हमारा ऑक्सियम्स था। अब ध्यान से देखो, AC प्लस AC क्या हो गया बच्चों, ट्वाइस ऑफ AC। BC और AC, BC में अगर मैं AC को जोड़ दूं तो पूरी लाइन AB बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, AB के इक्वल। और यहां से AC की वैल्यू क्या आ गई, 2 को नीचे लेके जाएंगे तो हाफ ऑफ AB आ गया। अब ध्यान से देखो, जो चीज हमने प्रूव करनी थी वो चीज प्रूव हो गई या नहीं हो गई? तो ये क्या हो गया, 2 प्रूव। ठीक है, क्लियर? आ गया ना समझ में? इससे क्या मतलब निकला भाई, कि जो ये C पॉइंट है ना वो AB का मिड पॉइंट है। क्लियर? पूछ भी ले आपसे कि इससे क्या कंक्लूजन निकला है, तो हम कह सकते हैं कि AC जो है वो AB का आधा हिस्सा है। इसका मतलब C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। C जो है AB को 2 इक्वल भाग में बांटता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहा है, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। अभी अभी हमने जो क्वेश्चन किया है उसके अंदर AB का मिड पॉइंट क्या था बच्चों, C। प्रूव किया था हमने। देन प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट।
तो हमें प्रूव करना है कि कोई भी अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ना, तो उसका बस एक ही मिड पॉइंट होता है, ज्यादा नहीं होते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। हमने क्या कर लेना है भाई, ऐसे ही ये ए था, ये बी था, ये हमारा क्या था, सी था, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या दिखाना है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, कंसीडर करना पड़ेगा लेट सी एंड डी आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट। ध्यान से समझना भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से समझेंगे। हमने क्या किया, कोई एक सी पॉइंट और एक डी पॉइंट, इन दोनों को मान लिया कि भाई सी बी ए बी का मिड पॉइंट है और डी बी ए बी का मिड पॉइंट है, मानना है अभी हमने। अगर मान लो इफ, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, इफ सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर भाई सी जो है ए बी का मिड पॉइंट होगा, तो हमारा जो ए सी होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी। अगर हमारा सी मिड पॉइंट होगा तो जो ए सी होगा वो क्या होगा, ए बी का हाफ होगा या नहीं होगा, अभी अभी हमने प्रूव किया था, ध्यान से देखो। अगर हमारा सी इसका मिड पॉइंट है तो ए सी इज इक्वल टू किसके होगा भाई, हाफ ऑफ ए बी। तो यहां पे लिख देंगे फ्रॉम क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अभी हमने प्रूव किया था ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अगर बच्चों सी की जगह डी मिड पॉइंट हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, लिखेंगे क्या, इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर ए बी का डी मिड पॉइंट हो तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। अगर मान लो डी इस पूरी लाइन का बीच का पॉइंट हो तो हम ए डी को क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ ए बी लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2। अब ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशन को, इनकी राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, इक्वल, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगी, ए सी इक्वल टू ए डी के। ए सी इक्वल टू क्या निकल के आ गया, ए डी के। इसका मतलब ए सी और ए डी क्या आ गए हमारे पास, इक्वल। और ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब सी और डी हमारे दोनों क्या हैं, एक ही जगह पे लाई करते हो, तभी ये ए सी इक्वल टू ए डी हो सकता है। दिस इज पॉसिबल when C and D coincide, कि दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करते होंगे तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला भाई, जो हमने C और D को मिड पॉइंट मानना था ना, वो गलत मानना था। C और D हमेशा एक सिंगल पॉइंट ही होंगे, तो हमेशा मिड पॉइंट क्या होगा, एक ही होगा। बस ये चीज हमें लिखनी है। क्लियर, आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर इफ AC इक्वल टू BD, जो हमें फिगर दे रखा है इसके अंदर जो AC है वो BD के इक्वल है, देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। तो हमें बताना है कि AB और CD भी इक्वल होंगे। तो सबसे पहले ये भी एक थ्योरम है, तो हमें गिवन क्या है बच्चों, गिवन देखो AC इक्वल टू BD दे रखा है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AB इक्वल टू CD हमें प्रूव करना है। अब इसके प्रूफ के ऊपर चलो, प्रूफ कैसे करना है भाई, ध्यान से देखो। हमें AC इक्वल टू BD दे रखा है ना, बस इसी को लेके चलेंगे, बताया था ना मैंने, रट्टा नहीं मारना है, जो चीज गिवन है ना उसको लेके चलो। AC इक्वल टू BD, ये चीज हमें गिवन है। अब इससे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, जो AC है A से C तक, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, AB जमा में BC लिख सकता हूं या नहीं। पूरा A से C तक जाना है मुझे, तो मुझे AB जमा में BC लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पे AC को क्या लिख दूंगा मैं, AB जमा में BC इक्वल टू, BD को क्या लिख सकता हूं, B से D तक, BC जमा में CD लिख सकता हूं या नहीं, कोई प्रॉब्लम।
बी से डी जो डिस्टेंस है उसको मैं बीसी जमा में सीडी लिख सकता हूं, लिख देते हैं यहां पे। तो क्या हो गया, बीसी जमा में सीडी। अब ध्यान से देखो, बीसी इधर भी है इधर भी है, तो बीसी से बीसी चला गया, हमारा कट गया ना। या फिर इस बीसी को इधर लेके जाएंगे तो बीसी में से बीसी घट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी इक्वल टू सी डी, यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी। ध्यान से देखो बस, हैंड्स प्रूव्ड। कुछ अलग किया, रट्टा नहीं मारना है, जो चीज गिवन दे रखी है उसी को यूज किया मैंने, और कुछ भी नहीं किया। क्लियर। अब आप कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर ये दोनों यहां पे प्लस में थे, आपने कैसे काट दिए? भाई काटे नहीं है, वो समझाए हैं मैंने। बीसी को इधर ले जाओ, माइनस का बीसी हो जाएगा, तो बीसी में से बीसी गया तो क्या बचा, 0, तो ए बी इक्वल टू सी डी बच जाएगा। एग्जाम्पल देखो, मान लो ऐसे दे रखा है x प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस वाई, ऐसे दे रखा है बच्चों। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, x इक्वल टू 2 को उधर ले गए, 2 प्लस वाई माइनस 2, तो बचा क्या, x इक्वल टू वाई ही तो बचा, तो 2 से 2 ही तो चला गया एक तरीके से। ठीक है, तो ऐसे BC से BC इक्वल टर्म दोनों साइड एडिड थी, तो दोनों को हम इक्वली सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑक्जियंस के अंदर पढ़ा था कि हम इक्वल चीजों में से इक्वल वैल्यू को सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। हो गया प्रूफ। लास्ट क्वेश्चन पे चले, चलो भाई। लास्ट क्वेश्चन क्या कहा है, व्हाई इज ऑक्जियंस 5 इज द लिस्ट ऑफ यूक्लिड ऑक्जियंस कंसीडर एज यूनिवर्सल ट्रूथ। जो हमारा ऑक्जियन नंबर 5 है ना, उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कंसीडर करके चलते हैं, वो हमें यहां पे बताना है। ध्यान से देख लो भाई, क्या है ऑक्जियंस नंबर 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। कि जो होल होता है ना, वो हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। पहले इसको समझो। मान लो भाई आपके पास 1 रुपया है, मैंने ये इंट्रोडक्शन के अंदर भी समझाया था। 1 रुपये को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 50 पैसे और 50 पैसे कर दिया भाई। तो इस 1 रुपये के 2 पार्ट हो गए या नहीं हो गए? तो अब ये बताओ, 1 रुपया बड़ा है या 50-50 पैसे बड़े हैं? रुपया बड़ा है ना। ये क्या है, हमारा होल, और ये क्या है, हमारा पार्ट। तो हमेशा होल जो होता है वो पार्ट से बड़ा होता है, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कंसीडर किया जाता है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, बिकॉज एज, ऐसे लिखेंगे, ऑक्जियंस 5 इज यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ एज, रीजन लिख देंगे यहां पे, पार्ट इज इंक्लूडेड इन होल, पार्ट इज इंक्लूडेड इन होल। कि जो पार्ट होता है ना, वो हमेशा होल के अंदर ही इंक्लूड होता है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि जो हमारा जो होल होगा वो ग्रेटर देन होगा पार्ट से, इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बस ये एक छोटी सी लाइन लिखनी है। क्लियर बात। अब दूसरा एग्जांपल समझ लो। मान लो भाई एक लाइन है, आपने क्या किया, इस लाइन के छोटे छोटे पीस कर दिए, टुकड़े कर दिए इस प्रकार से। मान लो एक पोर्शन ये कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, छोटे छोटे पोर्शन बना दिए इसके 4 पोर्शन। तो भाई ये लाइन हमेशा बड़ी रहेगी ना इन पोर्शन से, ये तो इसके पार्ट हो गए। तो हमेशा होल लाइन इज ग्रेटर देन दीज पार्ट्स, तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ ही होता है। बस लिखना क्या है, पार्ट इज इंक्लूडेड इन होल, कि जो ये पार्ट होते हैं वो होल के अंदर से ही निकले हुए होते हैं या उसी के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। समझ में आ गई बात? पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। अभी छुट्टियां चल रही हैं तो इंजॉयमेंट होगी, तो पूरा ध्यान से स्टडी करनी है। टेंशन मत लो, साथ में हूं आपके, फुल मार्क्स लेके आएंगे, फुल कंसेप्ट सीखेंगे, और क्लास 10th 11th 12th की भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लव यू स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।